हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव एंड वेलकम टू बी लर्न प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे हमारे सिलेबस में जो इन्फ्लेशन है उससे संबंधित चीज़ों को हम देखेंगे। उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको लगाया जाए किया जाएगा। और हमने मुद्रा और बैंकिंग पढ़ लिया है जो ये महत्वपूर्ण चैप्टर था। इसके अलावा जीडीपी वगैरह हमने देख लिया हमारे पुराने लेक्चर में। तो इन्फ्लेशन के बारे में देखते हैं कि क्या होता है इन्फ्लेशन और इसके टाइप्स क्या होते हैं। और इन्फ्लेशन देखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लें। एक्चुअली होता क्या है, मैं रियल लाइफ में उसको कैसे ऐड करना है वो देखेंगे। और इन्फ्लेशन का मतलब जैसे कि कहा जाता है कि 5% इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हो गया या 10% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो आखिर कैसे समझते हैं कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसको हम इस लेक्चर के बाद से जान पाएंगे। और इन्फ्लेशन के टाइप्स कितने हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा हाइपर इन्फ्लेशन का नाम आ जाता है ना, कभी लो इन्फ्लेशन का नाम आता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है कि किस कारण इन्फ्लेशन आ रहा है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब डिमांड बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन, ये सब सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और इसके अंतर्गत जैसे कि फिलिप्स कर्व वगैरह है कि अब देखिए इकोनॉमिक्स ऐसा है ना कि एक अगर वाटर का आप कोई पोट रखें, आप कोई बर्तन में आपने वाटर रखा है तो एक किनारे पर अगर कुछ भी आप रखते हैं, कोई कंकड़ डालते हैं तो पूरा वाटर जो है ना वाइब्रेट करेगा, पूरा वाटर वाटर में जो है प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी है। आप इकोनॉमिक्स में एक कोने पे अगर कुछ करते हैं तो वो दूसरे सिरे तक भी जाएगा, उसका प्रभाव दिखता है। अब जैसे कि इन्फ्लेशन की बात जब हम करेंगे, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन में जो डिफरेंसेस आते हैं उसके कारण जीडीपी भी तो प्रभावित होता है। और जब जीडीपी भी प्रभावित होता है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रभावित होता है। भारतीय इकोनॉमी जो है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही हो या घट रही हो तो वहाँ भी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को के आधार पर भी देखा जाएगा कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से क्या चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, है ना। सरकार कई बार क्या करती है कि इन्फ्लेशन वगैरह में जो है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कई बार क्या करती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करती है। और इन्फ्लेशन से राहत के लिए सरकार क्या करती है, इन्फ्लेशन से राहत के लिए सरकार कई तरह कदम उठाती है, जैसे कि मौद्रिक नीति लाती है या राजकोषीय नीति लाती है। तो ये सब सही चीज़ों को समझा जाएगी कि ये होती क्या क्या। तो आइए हम शुरू करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्या है ना। देखिए, इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहा जाता है ना। तो आपको मैं शब्द से पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति इसको समझ लीजिए। देखिए, आपको पहले ही बता दिया हूँ कि मुद्रा क्या होता है। अब हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ कि इन्फ्लेशन का देखिए, इन्फ्लेशन तो मीनिंग है ना। इन्फ्लेशन का मीनिंग है मुद्रास्फीति, तो इसी के बारे में देख रहे हैं कि देखिए मुद्रास्फीति जो है, मुद्रा मतलब क्या होता है। मुद्रा एक वर्ड है इसमें, मुद्रा। तो मुद्रा का मतलब होता है जो आप मुद्रा देश के अंदर, है ना, जो देश के अंदर आप मुद्रा के बारे में जानते हैं, जो हमारी करेंसी है, जो सरकार के द्वारा, जो आरबीआई के द्वारा जो जारी की जाती है करेंसी, वो मुद्रा है। या और भी कई पुराने टाइम में, है ना, उसमें मुद्रा होती थी सोने की चांदी की, है ना, तो वो भी मुद्रा होती थी। जो हमारे मार्केट में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो अ, एक एक्सचेंज का, है ना, चीज़ों को खरीदने और बेचने और खरीदने के लिए जो उपयोग की जाती है, मुद्रा है ना। और दूसरा शब्द इसके अंतर्गत आता है स्फीति, है ना। तो स्फीति के देखिए मतलब ये होता है कि फैलाव हो रहा है। मतलब जो मुद्रा है, मुद्रा के मुद्रा में जो है फैलाव हो रहा है, हमारे इकोनॉमी में जो मुद्रा है उसमें फैलाव आ रहा है। एक सिंपल यही मीनिंग हुआ है। तो इसका गलत मीनिंग मत समझ ले कि मुद्रा का वैल्यू बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। जब मैं अगर कह रहा हूँ कि मुद्रा की जो है वैल्यू बढ़ रहा है, तो उसका बाजार में, आपके देश के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका वैल्यू बढ़ रहा है। मुद्रा के मतलब कि जितनी कीमत अभी मान लीजिए डॉलर के सापेक्ष में जो हमारी जो रुपये है अभी 70 के आसपास रहती है, अभी हो गई थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, रुपये का वैल्यू गिर रहा था। मतलब $1 अगर वो लोग देंगे तो हमें उनको चुकाने के लिए 70 रुपये देने पड़ते। लेकिन अब जो है, अब थोड़ा सा स्थिति सुधरी है। तो अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अब शायद 68 के आसपास होगा, मे बी, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लीजिए अब क्या है कि 60 रुपये मुझे चुकाने पड़े, तो क्या हुआ, रुपये का वैल्यू बढ़ गया। तो यहाँ पे है जो वैल्यू का बारे में समझ रहे हैं। बाकी अगर मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं तो स्फीति का मतलब, मुद्रा में स्फीति का मतलब है कि मुद्रा के जो बाजार में जितनी मुद्रा है, मान लीजिए आज मार्केट में 1000 के नोट की 2000 के नोट अगर 100 हैं, तो क्या करे मार्केट में सरकार क्या करे, आरबीआई तो लिक्विडिटी को नियंत्रित करती है। तो वो क्या करे कि अब 150 हो जाएंगे मार्केट में, जो है 2000 के नोट 100 थे, अब 150 हो गए, तो स्फीति हो गई मुद्रा में, है ना।
तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये देखेंगे। तो मुद्रास्फीति होती क्या है उसको हम देखते हैं। अब ये आप समझ चुके होंगे। तो देखिए मुद्रास्फीति क्या होती है कि जब इन्फ्लेशन के बारे में देखा जाता है, तो आप मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए आप दूध के मिल्क से अच्छा एग्जाम्पल अच्छा रहेगा, आप मिल्क के बारे में समझ लीजिए, है ना। मिल्क है, मान लीजिए 2010 में जो है ना, 20 रुपये लीटर था, इतना नहीं था, उससे भी कम ही था, लेकिन 20 रुपये के आसपास होगा, 20 रुपये था, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, 2015 में देख लिए, देखिए 25 रुपये हो गए, 2020 में अभी 40 रुपये, 2022 में 50 रुपये या 60 रुपये भी हो गए हैं आजकल। 60 रुपये, 50 कहाँ, 50 तो मैं कम बता रहा हूँ। ये तो मिल का रेट हो गया 60 रुपये, शहरों में, गांव में थोड़ा सा कम है। तो मान लीजिए दूध का रेट जो है, इस हिसाब से एग्जाम्पल में समझिए कि पहले जो था उसमें इंक्रीजिंग हो रही है, और भी एक बार इंक्रीज नहीं हुआ है, उसके मूल्य में बढ़ोतरी जो है एक बार नहीं हुआ है। उसके मूल्य में बढ़ोतरी देखिए, 2010 में 20 रुपये ही था, 2015 में 25 रुपये हो गए, फिर 2022 में 40 रुपये हो गए, 2022 में 60 रुपये हो गए। तो है ना, लगातार बढ़ोतरी हो रही है मूल्य में। तो जब किसी भी वस्तु के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी हो रही है ना, तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। समझ गए होंगे, है ना। किसी भी वस्तु के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो उसको मुद्रास्फीति कहा जाएगा, इन्फ्लेशन कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। लेकिन अब मान लीजिए अगर कोई वस्तु है उसके में 2 रुपये बढ़ गया 10 साल के बाद, तो उसको अब ये नहीं कहेंगे ये मुद्रास्फीति है, ये मुद्रास्फीति नहीं है ना। लगातार इंक्रीज होता है, हर एक साल पे इंक्रीज अगर हो रहा है तो उसको मुद्रास्फीति कहा जाएगा। और अब एक मार्केट, जो कोई मार्केट है, अब हमें मार्केट में अब जाइएगा तो सिर्फ आपको दूध तो दिखता नहीं है ना, दूध के अलावा तो बहुत सारे हज़ारों आइटम्स हैं, तो सारी आइटम्स में इंक्रीज हो रहा है। अभी वर्तमान में देखेंगे आप कि जो तेल है, आटा है, चावल है, जो आप यूज, है ना, खाने की जो चीज़ें हैं, ब्रेड है ना, सॉस हैं, और भी सारी चीज़ें जो खाते हैं, एग्स हैं, अंडे, और भी सब सारी चीज़ें जो हैं, इन सब के मूल में जो है क्या है, बढ़ोतरी अभी हो रही है। तो ये क्या है, मुद्रास्फीति है, क्या है, इन्फ्लेशन है। इसको सिंपली आप समझ लीजिए महंगाई। देखिए गांव आप जानते, नॉर्मली आप बात करते होंगे, घर में बात करते होंगे या दोस्तों से बात करते होंगे, या अपने गांव में मार्केट में जाते होंगे, तो आप किसी भी वस्तु का रेट पूछते होंगे, है ना, तो उसमें महंगाई आपको दिखता होगा। मान लीजिए अगर एक अभी अच्छा खासा, आप तेल का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। अभी तेल तेल एक अच्छा, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी तेल का प्रोडक्ट का नाम ले लीजिए, समझने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। धारा ले लीजिए या फॉर्चून ले लीजिए, फॉर्चून सबसे स्टैंडर्ड, सब लोग जानते होंगे, है ना, आपके यहाँ भी वही तेल आता होगा या जो भी आता हो। तो अभी देखिए इसमें पहले क्या था, इसमें अभी ये पहले 100 रुपये का मिलता था, अब 100 रुपये के बाद क्या हो गया, 120 हुआ, फिर 150 हुए, फिर 170, फिर 190, 200 रुपये बिका है। तो 200 रुपये का, तो इसमें क्या हो रहा है, ये इस महंगाई बढ़ रही है। साथ साथ में इसके आप जाते होंगे, मान लीजिए किसी दुकान में जा रहे हैं, जब आपको मालूम नहीं था रेट, आप गए एक बार में, पिछली बार आप 100 रुपये में लाए हुए खरीद के, इधर बोला कि 150 रुपये का है, तो आप बोलोगे अब इतना महंगा हो गया, है ना, दुकानदार से मैं बोलोगे इतनी महंगा हो गई है। तो जो महंगाई, अब जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, वही वही सिंपल सा वर्ड है, उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है, उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति ऐसा कोई बड़ा शब्द नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत हो। जो महंगाई होती है उसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है ना। आप लोकल लैंग्वेज में जो बात करते हैं ना, महंगा हो गया चीज़ें, सेवाएं महंगा हो रही हैं, सब प्रोडक्ट महंगा हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, मुद्रास्फीति को इंगित करती है ना। अब मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति किन किन कारणों से होता है, तो मुद्रास्फीति के कई कारण है। देश के अंदर भी उसके कारण है, देश के बाहर भी कारण है, कई तरह के कारण है। तो हम उसको कोशिश करते हैं समझने की कैसे मुद्रास्फीति होती कैसे है ना। तो देखिए मान लीजिए कि किसी भी देश के अंदर, या देश तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा समझने के लिए, आप देख लीजिए गांव में, देख लेते हैं किसी गांव में। मान लीजिए वहाँ पे जितने प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए पिछले साल जो दूध का उत्पादन होता था 50 लीटर, है ना, कोई बहुत बड़ा शहर है, वहाँ 50 घर है, सबको 1 लीटर दूध चाहिए। पिछली बार होता था कि 50 लीटर दूध का उत्पादन होता था, इस बार भी जो है 50 लीटर दूध का ही उत्पादन हुआ, उत्पादन सेम है, कोई अंतर नहीं आया, है ना। लेकिन हुआ क्या, उस गांव में जनसंख्या बढ़ गया, और जनसंख्या बढ़ गया, अब एक घर जो 1 लीटर दूध लेता था, अब वही घर जो है अब 2 लीटर दूध लेना चाह रहा है कि नहीं, मुझे अब जो है 2 लीटर दूध चाहिए, और उनके पास पैसे भी हैं, है ना। अब डिमांड बढ़ गया,
अब डिमांड कैसे बढ़ेगा? अब डिमांड मान लीजिए मेरे पास डिमांड बढ़ ही गया, अब ऐसे हो ही नहीं था, तो क्या फ़ायदा इसी डिमांड का? जब पैसे आप परचेस कर ही नहीं पाएंगे तो डिमांड बढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला तो है नहीं। अरे डिमांड तो बहुत है आपकी, है ना? आप चाहते हैं, आप भी चाह रहे होंगे आईपैड, जिनके पास आईफोन नहीं है वो आईफोन लेना चाह रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं है पास, तो कैसे ले सकते? नहीं ले सकते ना। तो उसी तरह से मान लीजिए डिमांड आपका बढ़ रहा है, लेकिन परचेसिंग पावर भी तो होना चाहिए। तो मान लीजिए उस गांव में जो है डिमांड बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा, डिमांड बढ़ गया, उस घर में बच्चे हुए उनको भी दूध पीना है, तो अब उनको 2 लीटर दूध चाहिए हर घर में। अब कितने हो गए? 50 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा था पिछले साल, अभी भी उतना ही हो रहा है उत्पादन। लेकिन गांव में जो है 50 लीटर पहले उपयोग कंज्यूम किया जा रहा था, अब इस बार क्या है, 100 लीटर दूध चाहिए उनको कंज्यूम करने के लिए, उनको चाहिए पीने के लिए, और वो खरीदना भी चाहते हैं, पैसे भी उनके पास हैं। तो अब क्या होगा? अब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा तभी तो कहें नहीं नहीं मुझे आप दे दीजिए। जो दूध वाला है वो जाएगा, कहेगा, उसको कहेगा कि देखिए मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, तो कहेगा कि नहीं नहीं देखिए हम तो अब उनको बोल रहे हैं उनको लगाने के लिए, मैं उनको लगा दे रहा, मुझे उनको लगा देना है, दूध मैं उनके यहाँ दूंगा और आपके यहाँ तो कैसे देंगे, वहाँ बात हो गई है। तो वो कहेगा नहीं देखिए आप जितना पैसे उनसे लेते हैं, 20 रुपये जो ले रहे हैं आप, मैं आपको 30 रुपये दूंगा, 25 रुपये लीटर दे दूंगा। देखिए जो 25 रुपये लीटर दूध दूंगा, तो ये क्या हुआ? डिमांड के आधार पर इन्फ्लेशन, महंगाई आ रही ना, दूध तो महंगा हो रहा है, तो महंगाई बढ़ गई। फिर दूसरे घर में ये जाएंगे, वो भी कह रहा है कि नहीं मुझे भी 2 लीटर चाहिए, वो भी कहेगा नहीं मुझे भी, कंपटीशन एक दिख रहा है कि नहीं मुझे दूध तो चाहिए भाई, है ना, दूध चाहिए। लेकिन वो क्या है कि अब लेने वाले लोग ज़्यादा हैं, है ना, सबकी परचेसिंग पावर है, तो इसमें क्या है कि इंक्रीजिंग हो रहा है मूल्य में, है ना, बढ़ोतरी हो रही है मूल्य में। तो ये इन्फ्लेशन है, तो इसको क्या कहेंगे? ये एक तरह से डिमांड है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं इसको, आपको अभी दिखेगा आगे। तो डिमांड के आधार पर इन्फ्लेशन होता है ना, इसके कारण इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेशन उसके बाद कई बार ये होता है कि मान लीजिए उसी गांव का एग्जांपल ले लीजिए, दूध का उत्पादन चलिए ठीक है, लोग की जनसंख्या जो है 50 घर है, 50 लीटर दूध ही चाहिए उनको अभी भी, है ना, दूध जो है उनको ज़्यादा नहीं चाहिए अभी भी। प्रत्येक घर में जो है दूध जो है 1-1 लीटर नहीं चाहिए, 50 लीटर का कंजप्शन पावर भी उतना ही है, कंज्यूम वो करेंगे 50 लीटर दूध ही। लेकिन हुआ क्या कि कोई प्रॉब्लम आ गया, और जो 50 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा था उसमें कमी आ गई, है ना। अब जब दूध में कमी आ गई, अब 40 लीटर ही दूध हुआ, तो अब दूध कम है ना, तो वहाँ से तब तभी यहाँ पे डिमांड तो उतना ही है, तब भी उसको दूध तो सबको उतना ही चाहिए, तभी यहाँ भी मूल्य बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके कई तरह से उत्पाद बढ़ता है। इसके अलावा देखिए कई बार ये ऐसा होता है कि मूल्य जो होता है वो बाहरी चीज़ों से भी प्रभावित होता है ना। मूल्य में क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है, अब इन्फ्लेशन को मान लीजिए किसी शहर में, किसी गांव में या कस्बे में ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो है जो प्रोडक्ट हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसका सरकार ने क्या किया, या वहाँ कोई लोकल गवर्नमेंट है उसने क्या कि सबसे ज़्यादा निर्यात कर दिया, किसी दूसरे गांव में दे दिया। अभी देश के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए यूपी में किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, और उसको क्या किया गया है कि वहाँ के लोगों को ना दे के, मतलब वो लोग नहीं खरीद पाए, बल्कि ज़्यादा पैसे उस व्यापारी को, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कहाँ से हो रही थी, वो हरियाणा में बेच रहा था, कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, वहाँ हरियाणा में बेच रहा था, तो उसको ज़्यादा कमाई हो रही है, तो पूरा 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 प्रोडक्ट लिया, क्या किया, हरियाणा में बेचाया, है ना। तो अब यूपी में तो प्रोडक्ट बचा नहीं, अब यूपी वालों को प्रोडक्ट चाहिए, तो अब वो क्या करें, कुछ ही प्रोडक्ट बचे हैं यूपी में, तो वहाँ वहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो मतलब निर्यात हो रहा है तभी इन्फ्लेशन देखिए इंक्रीज हो रहा है ना। तो कई आधार पे जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है, सरकार इसको रोकने के लिए कई तरह कार्य भी करती है ना। और जब आयात जैसे होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आधार पे भी होता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आपको बताया होगा कि अभी अभी देखिए, अभी वर्तमान में महंगाई तो है, तो महंगाई है तो सरकार इसमें क्या करती है, चाहती है कि अभी कि, और आपने देखा ही होगा कि राजनीतिक मुद्दे भी है कि महंगाई के आधार पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, सरकार विपक्ष के पास, जो पार्लियामेंट में इसके लिए वो होता भी है। तो इसमें सरकार क्या करती है कि मुद्रास्फीति थोड़ा नियंत्रित हो जाए, उसके के लिए सरकार कई तरह कार्य करती है। जैसे क्या करती है, मौद्रिक कार्य करती है ना, मौद्रिक नीति अपनाती है। तो मौद्रिक नीति में क्या, मौद्रिक मतलब होता है क्या, रुपए वगैरह जो है छपाई वगैरह, उसके आधार पर लिक्विडिटी को नियंत्रित करती है ना। अब लिक्विडिटी नियंत्रित करने के पीछे क्या कारण है, इसको समझते हैं, है ना। अब मान लीजिए जब मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति के पास पैसे ज़्यादा है, अब किसी व्यक्ति के पास पैसे ज़्यादा है तभी तो ज़्यादा मूल्य चुका पा रहा है। मान लीजिए किसी के पास पैसा ही नहीं हो, एक घर में मान लीजिए अगर पैसे नहीं है, आप 1,000 रुपये ही आपके पास है ना, तो आप 1,000 रुपये में तो जाकर मार्केट में कुछ वस्तुओं का परचेज करेंगे,
2000 का तो खरीद नहीं पाएंगे, चलिए कर्ज वगैरह लेकर अगल बगल से 2000 खर्च कर ले। अब ऐसा तो नहीं 1 लाख रुपये खर्च करके आ जाए। अब 1000 2000 रुपये जो अपने वस्तुओं का को अपने खरीदा है, जिसमें फल हो सकते हैं, सब्जी है, वेजिटेबल जो भी है, खाने पीने की सारी चीज़ें ले ली आपने, तो वो 1-2 हज़ार रुपये जो अपने खरीदे सारी चीज़ों को, 1-2 हज़ार रुपये ही तो मार्केट में गए। ऐसे ऐसे करके मान लीजिए 10 लोगों ने मार्केट में इतने इतने निवेश कर मतलब खरीद लिए वस्तुओं को, तो 10,000 रुपये गए मार्केट में। तो 10,000 रुपये कहीं तो मार्केट हमारी अर्थव्यवस्था में घूम रही है ना। उसी तरह से अगर सरकार क्या करे कि सब लोग नौकरी में है। अब सबके पास जब नौकरी है तो सबके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, सबके पास 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं, तो 10,000 रुपये सब लोग मार्केट में खर्च करेगा तो 1 लाख रुपये होगा मार्केट में। तो देखिए अब क्या है कि वस्तु जो है ना, जो वस्तु है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, उसका मूल्य क्या है कि 100 रुपये थी, है ना। अब 100 रुपये मूल्य है, और सॉरी 100 रुपये का मूल्य है किसी वस्तु का, और उस मार्केट में जो है अब सभी जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो जाते हैं वो वस्तु को खरीदने के लिए। वस्तु क्या है, 2-4 ही हैं, अब चाहिए सबको, तब वो क्या करेंगे, लोग रेट कहेंगे नहीं नहीं देखिए अब 10,000 रुपये सबके पास है तो उसको अब एकदम नेसेसरी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, कि वो मान लीजिए कोई खाने की वस्तु है, किसी 10 लोगों में से किसी ने कुछ नहीं खाया है, भूख लगी है सबको, तो सभी व्यक्ति चाहेगा कि नहीं जितना पैसे मिले मुझे चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, है ना। क्या कहा यह जाता है कि देखिए कुछ चीज़ों को जो है नियंत्रित की जा सकती है, लेकिन भूख को कैसे नियंत्रित करेंगे। खाने पीने की जो बेसिक नीड्स है उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। हाँ चलिए कपड़े, कोई व्यक्ति एक टाइम के लिए हो सकता है कपड़े जो 2,000 का पहनता है या 10,000 का कोई कपड़ा पहनता है, तो हो सकता है 1,000 का कपड़े लेकर पहन ले, इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लेकिन अब वो कहे कि चलो 10 रोटी खाता है, हो सकता है 8 रोटी खा ले। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि 2 दिन तक खाना ही नहीं खाए, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, है ना। और पैसा उसके पास है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो ना खाए, है। तो अब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत लड़कों ने किडनी बेच के अब आईफोन खरीद रहे हैं, तो वो एक एग्जाम्पल एक्सेप्शनल है कि वो खाना वगैरह लड़के लोग खाना वगैरह बंद करके आईफोन ले रहा है और आईपैड ले रहा है, तो एग्जाम्पल अलग है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक बेसिक नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब भोजन वगैरह जो बेसिक नीड्स है, तो इसको तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो लोगों ने क्या किया कि नहीं नहीं देखिए खाना मेरे एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, जैसे कि दुकानदार है, अब खाना 10 प्लेट ही है और 20 लोग चले गए मार्केट में, सबके पास पैसे हैं, अब 100 रुपये का प्लेट है, तो 100 रुपये का प्लेट है, तो मान लीजिए दूसरे व्यक्ति कहा है कि नहीं नहीं देखो मैं 150 में दे दूँ, मुझे 150 में दे दो, तीसरे ने कहा नहीं मुझे 200 में दे दो। तो इनक्रीज यहाँ पे देखिए मुद्रा में क्या है, बढ़ोतरी हो रही है ना। तो ये मुद्रास्फीति आ रही है, इसी को मुद्रास्फीति कहेंगे। लेकिन मैं ये एक वस्तु के बारे में बता रहा हूँ समझाने के लिए। ऐसे मार्केट में बहुत सारे वस्तुओं पर होता है ना, बहुत सारे वस्तुओं के साथ महंगाई बढ़ रही है। अब एक एग्जाम्पल लीजिए, पेट्रोलियम पर ले लीजिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब पेट्रोलियम जो महंगा हो गया, अब पेट्रोलियम महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन एक परिवहन जो है ना, एक जगह दूसरी जगह जाने में जो है 10 रुपये लग रहा था, अब वो 20 रुपये ले रहा है। अब जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, अब माल ढुलाई हो रही है ना। अब मंडी से सब्ज़ी लाने में, मंडी से मार्केट में सब्ज़ी लाने के लिए जो आप जो अपने मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ जो सब्ज़ी आती है वहाँ मान लीजिए किसी खेत से आ रहा होगा ना, किसान खेत से ला रहा होगा, या व्यापारी जो है, या तो किसान बेच रहा है तो खेत से ला के बेच रहा है, तो उसको भी तो परिवहन चाहिए। तो वो ला रहा था, मान लीजिए पहले 100 रुपये में उसको लाने में खर्च हो रहा था, अब उसको 200 रुपये लग रहे खर्च होने, क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया, या 150 मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो 200 रुपये लग रहे। तो अब जो सब्ज़ी आपको देगा वो उसमें तो ऐड करके देगा जी, है ना। ऐसा ज़रूरी है कि सब्ज़ी में जो उसको जो निवेश हुए उतना ही थोड़ी ना वो पैसे आपसे ऐड करेगा। वो 200 रुपये उसने जो निवेश किए हैं लाने में, जो खर्च किए हैं, वो भी आपसे निकालेगा, है ना, वो भी कमाना चाहेगा। तो सब्ज़ी का रेट महंगा हो गया, है ना। अब सब्ज़ी का रेट महंगा हो गया, अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी मान लीजिए, एग्जाम्पल अच्छा रहेगा, मान लीजिए किसी बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं, तो उस बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आप किसी अपने बाइक से जा रहे हैं, अपने बाइक से जा रहे हैं, तो पेट्रोल वगैरह आप डलवाते होंगे बाइक में, तो उसका रेट बढ़ गया। तो अब जो पैसे बढ़ रहे थे, अब कहेंगे नहीं देखिए मेरे आने जाने में इतने पैसे लग जाते थे, मैं पहले अब 2,000 में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, अब इतने में नहीं हो पाएगा ना भैया, 2,500 चाहिए, क्योंकि हर रोज़ आना है, तो इतने पैसे तो मेरे तेल के चले जा रहे हैं, तो पैसे चाहिए, तो क्योंकि वहाँ भी महंगाई आ गई। अब उस बच्चे का जो पेरेंट्स है वो भी कहीं पर जॉब कर रहे होंगे, तो ये एक सिलसिला चलती रहती है, हर एक प्रोडक्ट में महंगाई आ जाएगी। खाने में वेजिटेबल महंगा हो गया, परिवहन महंगा हो गया, सेवाएँ महंगी हो गई। इसमें आपको 3 चीज़ समझ में आएगा, इसलिए एग्जाम्पल दिया था। अब यहाँ वेजिटेबल महंगा हो रहा है, तो वेजिटेबल महंगा हो रहा है तो ये प्रोडक्ट महंगा हो गया।
पेट्रोलियम महंगा होता है, प्रोडक्ट महंगा हो रहा था, है ना। परिवहन क्या है, सेवा है, एक तरह से सेवा महंगा हो गया, अब सेवा भी महंगा हो गया, टीचिंग अब कर रहे हो वो भी सेवा है। तो इस तरह से प्रोडक्ट तो महंगा हो ही रहे हैं, सेवा भी महंगा होती जा रही है, और भी सारी प्रोडक्ट महंगा होती जा रही है। तो ये क्या है, मुद्रास्फीति है। मतलब एक बार में सभी चीज़ों में जो है महंगाई दिखने लगे, मूल्यों में बढ़ोतरी दिखने लगे, वही है मुद्रास्फीति। इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, है ना। तो मुझे लगता है आप ये समझ चुके हैं इन्फ्लेशन क्या होती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि इन्फ्लेशन जो होता है वो लगातार बढ़ोतरी होती है किसी भी वस्तु के, किसी वस्तुओं के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी, है ना। तो यही होता है इन्फ्लेशन, है। देखिए मुद्रास्फीति के कुछ एक तरह से अलग अलग टर्म आते हैं, जैसे कि मूल्यों में की जो बढ़ोतरी मैं कह रहा हूँ या कम हो जाए, तो एक तरह का चेंजिंग तो दिख रहा है ना, चेंजेस दिख रहे हैं मूल्यों में, है ना। किसी भी कई तरह का, मान लीजिए अब 10 रुपये का ये पेन मान लीजिए 100 रुपये का मिल रहा होगा। मेरे हाथ में जो पेन है ये मान लीजिए 100 रुपये का था, तो इसका मतलब 100 रुपये मैंने खरीदा था। इसका मतलब क्या है, मैं जब दुकान में गया था तो 100 रुपये का नोट मैंने उस व्यक्ति को दिया, तब तो ये पेन दिया था मुझे, है ना। आज मान लीजिए 200 का पेन हो जाए, तो अब मान लीजिए मैं आप जाऊंगा इसको लेने के लिए या आप जाएं खरीदने के लिए, तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, तब तो ये पेन आपको देगा वो। तो इसका मतलब क्या है, पहले आप 100 रुपया ही चुका रहे थे, अब 200 चुका रहे हैं, तो मूल्य में क्या हुआ, करेंसी जो है उसका वैल्यू कम ही हुआ ना। इस ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए मूल्य ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। तो रुपए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, मतलब कि वैल्यू कम हो गया है रुपए का, है ना, है कि नहीं है। अब अब देखिए आपको ऐसे थोड़ा सा आपके लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वैल्यू, अब मान लीजिए आप कहीं जाते होंगे, किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, अब आप 1 साल में एक बार गए, देखिए बहुत अच्छे से व्यवस्था करेगा आपके लिए, मिठाई वगैरह ले आएगा, है बढ़िया से खिलाए पिलाएगा आपको। नॉनवेज वगैरह खाते हो तो चिकन विकन खिलाएगा, नहीं तो पनीर, अगर वेजिटेरियन है तो है ना पिज़्ज़ा खिलाएगा, है पनीर की सब्जी, पनीर वगैरह खिलाएगा, कई सारे डिश हैं जो सब खिलाएगा आपको। उसके बाद आप अगले दिन भी जाएँ, फिर उससे भी अगले दिन जाएँ, ऐसे तो जाते रहते। आपको चाय भी पूछेगा, फिर नहीं पूछेगा, ये भी मुश्किल है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पहले वैल्यू ज़्यादा था, आपका वैल्यू अब कम हो गया। तो ऐसे समझिए, वैसे रुपए है ना, जब महंगाई आती है, महंगा मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अब जितने रुपए में हम ले रहे थे वस्तु, अब उस वस्तु का रेट क्या है, कम हो गया, है ना। तो उसी तरह से आपको एग्जांपल देता हूँ ये कि अब जाएंगे 1920 के आसपास, तो जर्मनी की कहानी है एक, ये कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। हुआ क्या था कि वहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि 36 अरब गुना, है ना, 36 अरब गुना जो इन्फ्लेशन परसेंट है, 36 अरब मतलब गुना परसेंटेज इंक्रीजिंग आ गई। समझ रहे हैं? मतलब कि 1 रुपये, मान रुपये में बात करते हैं, तो 1 रुपये में मान लीजिए ये पेन 1 रुपये में मिल रहा था, तो अब ये 36 अरब रुपये में मिलेगा, ऐसी स्थिति आ गई, है ना। ऐसी इतनी समस्या आ गई। तो हुआ क्या कि अब वहाँ पे एक ऐसा कहना जाने लगा कि अगर वहाँ पे जितने पैसे अगर वो बाहर ले जाते सब वस्तुओं खरीदने के लिए, उतने पैसे अगर वो आग जला के अगर कुछ बनाते तो ज़्यादा पैसे उनको, मतलब ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है ना। जैसे एक ऊर्जा सॉरी, ये कहा जाने लगा कि मान लीजिए चाय बनाने हैं या दूध उबालने हैं या खाना बनाने हैं, जो भी है उसके लिए ईंधन तो चाहिए होता है भाई। तो ईंधन चाहिए होता है तो गैस चाहिए। अब गैस तो आजकल देख ही रहे हैं गैस कितना महंगा है, उस समय भी चाहिए, उस समय भी तो और कोई भी ऊर्जा का सोर्सेस होंगे, लकड़ियाँ होंगी, लकड़ियाँ भी तो खरीदने को आता है, खरीदने से मिलता है। तो उस समय रुपए के वैल्यू, वहाँ के जो डॉलर थे जर्मनी के, उसके डॉलर की वैल्यू, करेंसी जो थी इतनी गिर गई, है ना, मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई। जब मैं कहूँ कि महंगाई बढ़ रही है तो करेंसी की मतलब जो है वैल्यू गिर रही है, ऐसे समझने की कोशिश करें आप। तो महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग, ऐसा वहाँ पे कहा जाने लगा, कहा जाता था कि जितने पैसे आपके पास, अगर एक टोकरी पैसे लेके जा रहे हैं मार्केट में, तो उतने में आप उतने वस्तु नहीं खरीद पाएंगे। उससे ज़्यादा फायदा आपको होता है उसको जलाकर अगर आप कुछ बना ले तो, है ना, ऊर्जा चूल्हे में डाल के वो जलाते तो उससे ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाता है ना। तो कितनी बेहतर थी। अभी वर्तमान में देखिए, अभी 2019 18 19 के आसपास जो है वेनेजुएला की घटना, वहाँ भी जो है करेंसी की वैल्यू काफ़ी हद तक गिर गई। अभी तुरंत कुछ महीना पहले देखिए श्रीलंका में महंगाई, इन्फ्लेशन इतने, वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता के कारण, है ना, राजनीतिक अस्थिरता वो भी आई। क्यों? क्योंकि यहीं वहाँ की
जो है नीतियाँ थोड़ी ठीक नहीं रहीं और अस्थिरता थी तो महंगाई आई, क्योंकि सरकार बैलेंस में नहीं थी, तो सरकार चली गई। देख ही रहे होंगे वहाँ का जो राष्ट्रपति थे वो कहीं और चले गए देश में। तो हुआ क्या कि वहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा आ गई थी कि लोग कतार में खड़े होकर पैसे निकाल रहे हैं। जिस वस्तु का रेट है 100 रुपये, वो 200 500 हज़ार में ले रहे हैं, है ना। तो वो क्या, करेंसी की वैल्यू कम हो गई। तो इसी आधार पे जो है, जो रुपए का में जो रुपए का वैल्यू में, जो करेंसी के वैल्यू में जो चेंजिंग आते हैं, या ये कहें कि इन्फ्लेशन, जैसे महंगाई बढ़ रही है फिर घट रही है, या और कई तरह के उसमें प्रभाव दिख रहे हैं, है ना, महंगाई में। तो उसको जो है अलग अलग नाम से बताते हैं। जैसे कि एक इन्फ्लेशन होता है, एक होता है डिफ्लेशन होता है, एक रिफ्लेशन है, या फिर डिस इन्फ्लेशन है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, आप समझ गए होंगे। फिर और पढ़ेंगे इसके बारे में, अच्छे से जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अब ये देखेंगे कि ये डिफ्लेशन क्या है। डिफ्लेशन है तो ये डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है ना। उसके बाद देखेंगे रिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन का अर्थ क्या है ना, रीफ्लेशन, है ना। तो इसमें सरकारी क्या भूमिका होती है वो देखा जाएगा। डिस इन्फ्लेशन क्या है ना। डिस और इन्फ्लेशन, है ना, अलग अलग शब्द है इसमें, इसको अच्छे से समझा जाएगा। और इसके ये भारतीय इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी, किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है कि गलत बात है, नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये हमारा इन देखिए मुद्रास्फीति हमने थोड़ा बहुत समझाया है। आप इसमें समझिए कि देखिए कीमतों के समान स्तर में बढ़ोतरी, कीमतों के समान स्तर में सतत वृद्धि, या कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि, एक ही बात है ना। मतलब किसी भी प्रोडक्ट, जैसे मिल्क में जो था 2010 में क्या 40-20 रुपये का था, फिर 30 का हो गया, फिर 40 का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, लगातार बढ़ रहा है ना। प्रत्येक साल जो है कुछ ना कुछ उसमें इंक्रीजिंग आ ही रही है। तो वो क्या है, इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है ना। और एक चीज़ और है, मुद्रास्फीति जो है पॉइंट टू पॉइंट, है ना, बिंदु दर बिंदु जो है इसकी गणना की जाती है। अब कैसे गणना की उसको समझाऊंगा, उसके फॉर्मूले हैं। अर्थव्यवस्था में कीमतों को समान स्तर में कुछ समय से, ये सबसे चीज़ों को देखें आप, वही बातें हैं। अब देखिए मुद्रास्फीति की जो दर है परसेंटेज में ही शो की जाती है। मान लीजिए कहा जाता है कि देखिए 2022 में जो है 10% इन्फ्लेशन है, 7% इन्फ्लेशन है, 6% इन्फ्लेशन है, 4% इन्फ्लेशन है, जो भी है। और इसको रेगुलेट करने के लिए देखिए मॉनिटरी पॉलिसी बनाई जाती है आरबीआई द्वारा, अपने को आपको पढ़ाया गया था, जो है ना कमेटी बनाई जाती है, एमपीसी जो होती है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है। और उसके अलावा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये सब चीज़ें बताए, एनएसओ, ये सब सारी चीज़ें जो है ना ये लोग कैलकुलेट करती है। जब आपको सीपीआई और डब्ल्यूपीआई वगैरह बताऊंगा लेक्चर में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स वगैरह देखा जाएगा, कैलकुलेट कैसे होते हैं, उसके बास्केट में क्या गया, सही चीज़ें बताया जाएगा आपको। तो इसमें जो है परसेंटेज के तौर पे दिखाया जाता है ना, कि कितने परसेंट जो है, कितने दर पे जो है अभी मुद्रास्फीति है देश के अंदर, तो उसको कैसे निकाला जाता है ना। मान लीजिए आपको कहा जाता है कि 7% मुद्रास्फीति अभी है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप। इसमें तो आपको बस कुछ समझ तो नहीं आ रहा है कि निकाल दे कैसे, पिछले साल का डेटा से क्या लेते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे ऐड किया जाता है। तो इसको, इसके लिए देखिए, इसके लिए भी जो है एक बेस ईयर का उपयोग की जाती है ना। लेकिन आपको पहले सिंपली बता दूं कि कैसे दर निकालते हैं ना। मुद्रास्फीति जो दर है, इन्फ्लेशन रेट है ना, जो इन्फ्लेशन रेट है जो कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए आप। इन्फ्लेशन रेट, इसके अंतर्गत जो है करते क्या है कि पिछले साल में जो है मूल्य क्या था। मान लीजिए पिछले साल किसी प्रोडक्ट या किसी वस्तु का रेट जो है, मान लेते हैं इस ग्लास का रेट जो है, जो सामने पास गिलास रखा हुआ है, इस ग्लास का रेट पिछले साल 100 रुपये था, ठीक है। और इस साल इसका रेट जो है 120 रुपये हो गए, है ना। तो आपको बताता या 110 हो गए, मान लीजिए। मान लीजिए 100 रुपये था ग्लास का मूल्य, प्राइस ऑफ ग्लास 100 रुपये था, किस ईयर में, मान लीजिए 2021 में, ठीक है। 2021 में 100 रुपये का ग्लास का मूल्य 100 रुपये था, ठीक है। और 2022 में क्या हुआ कि इसका मूल्य जो है 110 रुपये हो गया। तो अब इसको दर कैसे निकालेंगे, तो इसका देखिए यहाँ से देखिए, यही इसका फॉर्मूला है। क्या करेंगे कि जो पिछले साल जो मूल्य था उसको, मतलब इस साल जो मूल्य है उसको, उसमें से 110 है ना, इसमें से इस साल पिछले साल जो मूल्य था
उसको माइनस कर देंगे, है ना। और पिछले ही साल के आधार पर तो निकालना है, बेस क्या है, आधार क्या है हमारा, पिछला साल है, तो उसको जो है उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 10 और नीचे 100 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10%, है ना। मतलब कि 10% जो है हमारा जो है इन्फ्लेशन है। मुद्रास्फीति को बिंदु उधर बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट मापा जाता है। इसको अब दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, मुझे लगता है कि आप समझे नहीं होंगे। मान लीजिए अब कोई और प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी वस्तु है 100 रुपये का था, कब था ये, 2021 में 100 रुपये का प्रोडक्ट था। कोई भी प्रोडक्ट है, पेन है 100 रुपये का, है ना, पेन ले लीजिए, पेन जो है 100 रुपये का था कब, 2021 में, है ना। और ये 2022 में जो है 110 रुपये का हो जाता है ना। तो क्या करेंगे, कितना बढ़ गया, 10 रुपये। तो 110 में से 100 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 10 रुपये, है ना। 10 रुपये क्या इंक्रीज हुआ, अब इसी को परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, तो 10 नीचे डिवाइड कर दीजिए 100 से। नियम क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मैथ पढ़े होंगे आपने तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यही जो है 10% क्या है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन रेट कितना है, 10%। अब ये कही जाएगी कि देखो अभी वर्तमान में जो है इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10% है, लेकिन ये कब बता रहा, मान लो पूरे देश के अंतर्गत कुछ भी नहीं बन रहा है, सिर्फ पेन बन रहा है और पेन ही खरीदे जा रहे हैं, तब ऐसा कहेंगे ना। अब इसके अब मान लीजिए पेन है ना, अनाज है कई तरह के, जैसे कि राइस है, ऑयल है ना, और सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़, ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों को जोड़ लीजिए ना, सभी, इस सभी का मूल्य जो है इसको ऐड करके और उसमें जो इंक्रीजिंग हो रहा है और क्या चीज़ें हो रही है उसको ऐड देखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहेंगे, है ना। ये आप समझ गए होंगे। और अब देखते हैं कि ये तो मैंने वो बता दिया आपको। देखिए अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए डिमांड मतलब मांग जनित, मतलब मांग बढ़ा इसलिए इसका जन्म हो, इस मुद्रास्फीति का, है ना, हिंदी में। या ये कहिए डिमांड पुल, डिमांड जो है क्या करे, खींच रहा है। पुल मतलब क्या होता है, पुल मतलब खींचाव, है ना, खींचना होता है ना, अपनी तरफ। तो डिमांड क्या करे, डिमांड इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है, या मांग जनित मुद्रास्फीति कही हिंदी में। तो यहाँ भी समझ लीजिए मांग जो है कैसे, मांग के कारण जो है जन्म हो रहा है मुद्रास्फीति का, समझ गए। तो होता क्या है, देखिए मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होता है कि मान लीजिए कि देखिए मांग जनित महंगाई मुद्रावादियों के लिए उपभोक्ता के पास उत्पादन के स्तर से अधिक क्रय शक्ति आने की वजह से होती है। मान लीजिए देश के अंतर्गत उत्पादन जो है पहले थी, मान लीजिए 100 कार बनाए जा रहे थे, ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, 100 कार बनाए जा रहे थे, है ना। और पिछले साल जो है 100 कार बनाए जा रहे थे, तो 100 कार्स के ही कंजप्शन पावर था। हर साल 100 कार बनाए जा रहे हैं, उतने बिक जा रहे थे, ठीक था। इस बार क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गया। अब डिमांड कैसे बढ़ गया, लोगों के पास पिछले साल जो है जितने लोग रोजगार में थे उतना ही थे, वही लोग हर 6 महीने 2 महीने में कार बदल रहे थे, ले रहे थे, यूज कर रहे थे। इस बार क्या हुआ कि अब परचेसिंग पावर बढ़ गया, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए, लोगों के जेब में पैसे ज़्यादा आ गए, नौकरियाँ बढ़ गई, है ना। तो नौकरियाँ बढ़ गई, लोगों के पास जेब में पैसे ज़्यादा आ गए। या ऐसे समझ लीजिए कि बाहर से किसी तरह का FDI बढ़ गया, इंडस्ट्री ज़्यादा आ गई, इंडस्ट्री आ गई तो लोगों को नौकरियाँ ज़्यादा मिल गई। जो बेरोजगार बैठे थे या जो बहुत कम पैसे कमा रहे थे, 10,000 ही कमा रहा था, वो लाखों रुपए कमाने लगा। तो जब वो लाखों रुपए कमाने लगा, परचेसिंग पावर बढ़ गया उसका, तब क्या करेगा, कार ज़्यादा चाहिए उसको भी कार चाहिए। अब जो पहले कभी कार लिया नहीं, वो कार लेगा ही लेगा किसी भी हाल में, वो जितना है मिल जाए, है ना। जहीं कहीं से भी वो नौकरी करने लगा था, पैसे तो उसके पास है, तो अब वो कार खरीदेगा। तो कार खरीदेगा तो जो 100 कार ही बन रहा था, इस बार भी 100 कार ही बन रहे हैं। अब 100 कार भी इस बार बना, पहले से जो लोग ले रहे थे वो लोग तो लेंगे ही भाई, क्योंकि पहले से ले ही रहे हैं। अब जो लोग नए लोग जो नौकरी में आ गए या जिनके पास पैसे बढ़ गए, है ना, जिनके पास मुद्रा की शक्ति बढ़ गई, अब वो लोग भी कार खरीदेंगे। तो अब वो कार खरीदेंगे तो क्या हुआ, डिमांड यहाँ पे बढ़ गया। 100 कार की डिमांड थी, अब कार 110 कारों की डिमांड हो गई, है ना। यहाँ पे समझ लीजिए, मान लीजिए कार्स जो है, कार्स कितने बने थे पीछे, हर साल 100 कार रोज बन रहे थे, है ना। 100 कार्स प्रत्येक ईयर बन रहे थे। लेकिन हुआ क्या है कि 2022 में देखिए कार्स जो है 100 ही बने, है ना,
लेकिन इस समय जो है, पिछले साल जो है, लेने वाले लोगों की संख्या 100 लोगों की थी। सभी ने क्या किया, एक एक कार ले लिया, 1 कार ईच, प्रत्येक लोगों ने एक एक कार खरीद लिया। तो इसमें डिमांड वगैरह कोई समस्या नहीं आई। इसमें हुआ क्या कि इस बार जो है, जो 100 लोग थे, 100 पीपल थे, अब नौकरी में 10 लोग और जुड़ गए। अब 110 लोगों ने क्या किया कि इनकी क्षमता हो गई और इनकी क्रय शक्ति जो है बढ़ गई, है ना। इनकी क्रय शक्ति बढ़ गई, नौकरी में आ गए या जो भी कारण हो, इनकी क्रय शक्ति बढ़ गई, इनके पास जो है पैसे आ गए, रुपए आ गए अधिक। अब इनकी क्रय शक्ति बढ़ गई तो ये भी कार खरीदेंगे। तो जो 10 रुपये, जो 10 कार हैं, अब ये 10 कार भी तो जो है डिमांड, ये तो बने हैं ही नहीं। तो अब जब नहीं बढ़े हैं तो डिमांड क्या हुआ, यहाँ डिमांड बढ़ रहा है। पहले कितने डिमांड था, 100, अब यहाँ पे डिमांड कितने हो गए, 110, मतलब 110 कार बढ़ गए, मतलब डिमांड जो है बढ़ गया है, 10% का डिमांड बढ़ गया। अब 10% का डिमांड बढ़ गया तो इनको भी तो अब कार के मूल्य क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये कहेंगे नहीं नहीं हम मुझे चाहिए, ये कहेंगे नहीं मुझे चाहिए, मैं इतने में ले लूँगा, वो कहेंगे नहीं मैं इतने में ले लूँगा। तो इससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या कहेंगे इसको, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब मांग जनित इन्फ्लेशन, है ना, मांग के कारण इन्फ्लेशन हो रहा है। चलिए, अब एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, है, इसके बारे में समझ लेते हैं। कॉस्ट पुश क्या, इन्फ्लेशन क्या होता है। इस तरह मुद्रावासियों के लिए लागत जनित मुद्रास्फीति महंगाई की कोई स्वतंत्र अवधारणा नहीं है, बल्कि यह अतिरिक्त मुद्रा द्वारा वित्त पोषित। यहाँ पर देखिए, बताता हूँ आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। इसमें इस अवधारणा में क्या होती है, इसमें जो है डिमांड तो चलिए उतना ही है ना। हुआ क्या कि डिमांड उतना ही है और डिमांड जो है ठीक है, डिमांड में कोई जितना लोगों का डिमांड है उतना ही है ना। और सॉरी, डिमांड कह रहा हूँ, जितना लोगों के पास परचेसिंग पावर है उतना ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं। 100 लोग पहले से नौकरी में थे, 100 लोग ही नौकरी में अभी भी हैं। तो अब हुआ क्या कि पहले 100 कार बन रहे थे, है ना। अब 100 कार बनाने में जो है उस कंपनी को, पहले एक कार बनाने में मान लो उसको, नैनो कार है एग्जाम्पल में अच्छा रहेगा समझने में, नैनो कार है। अब नैनो कार बनाने में उस कंपनी वालों को 1 लाख रुपये पहले लग रहा था, है ना। अब क्या हुआ कि थोड़ी जो उसमें जो वस्तुओं को, जो पार्ट्स के ज़रूरत पड़ते हैं कार बनाने में, उसकी महंगाई थोड़ी बढ़ गई, रेट बढ़ गया। अब उसको बनाने में जो है उसका 1 लाख नहीं, बल्कि कंपनी को ही कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ, उसको 1,20,000 में लगा, मतलब उसका अपना फ़ायदा हो गया, मतलब सॉरी फ़ायदा कर रहा हूँ, उसको बनाने में खर्च लग गए, एक कार बनाने में 1,20,000 खर्च हो गए उसके। तो महंगाई तो ऊपर ही बढ़ गई ना। तो अब महंगाई तो वहीं से बढ़ गई, जहाँ इंडस्ट्री है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे बढ़ गया है ना। यहाँ पे डिफिनेशन जो है ठीक से नहीं लिखा गया, आपको जगह मैं समझा देता हूँ। जो प्रोडक्शन है, मान लीजिए प्रोडक्शन ही पहले 1 लाख रुपए में, 1 लाख में जो है, 1 लाख में जो है कार निर्माण करने में पूंजी लग रही थी कंपनी की, है ना। टाटा की कंपनी थी, है ना। तो नैनो कार की थी टाटा की। तो टाटा ने क्या किया, 1 लाख रुपए का बनाया कार। अब क्या किया कि 1 लाख रुपए जो है, अब इसको बनाने में महंगा हो गया, तो 1 लाख प्लस 10,000 रुपये और लगने लगे इसको, है ना, 10 के। अब 10,000 रुपये, 1 लाख 10,000 रुपये उसको को निर्माण करने में लग रहे हैं उस कार की। तो अब ये क्या करेगा कंपनी, ये फ़ायदा ही कमाएगा भाई, सेवा तो कर नहीं रहा है, फ़ायदा इसको चाहिए। अब ये 1,20,000 में बेचेगा, तो महंगाई कहाँ से बढ़ गई। अब ये 1 लाख में बिक रहा था, 20,000 तो यहीं से बिकने लगा, है ना। तब यहाँ से जो है महंगाई ऊपर से ही बढ़ गई, मतलब कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वहाँ ही इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं क्या, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर दोबारा समझ लीजिए, 100 रुपये का पेन था, कोई कंपनी थी, उसमें अपना पैसे वगैरह लगाने के बाद, फ़ायदा वगैरह लेने के बाद 100 रुपये में बेच रही थी पेन। अब हुआ क्या है, कंपनी को पेन बनाने में ही उसको इंक महंगा हो गया, जो प्लास्टिक से बना है ये महंगा हो गया, है ना। वर्कर जो है वो भी ज़्यादा पैसा लेने लगे। तो ये सब मिलाने के बाद क्या हुआ कि एक पेन अब 150 रुपये का हो गया, जो 100 रुपये का पेन था। तो 150 रुपये का मतलब उसका फ़ायदा लेने के बाद
जो 150 रुपये पेन होगा तो अब 50 पे बढ़ गया ना, तो इसको क्या कहेंगे, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना। देखिए आपको मैं बता दूं, देखिए इन्फ्लेशन जो इकोनॉमिक्स है ना, इसको आप कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात मैं नहीं करूँगा, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप रट रहे हैं या पढ़ सिर्फ मतलब एक तरह से आप सिर्फ पढ़ के रट के या सोच रहे हैं कि कंप्लीट कर ले, तो फिर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। कहते हैं लोग ना कि बहुत इकोनॉमिक्स वैसे भी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको इसको ऐसे पढ़ाए वैसे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना ऐसा मानना है कि सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होते हैं। हाँ, आप उसको बोरिंग तरीके से पढ़ते नहीं, इसलिए बोरिंग आपके लिए हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें ना कि आप उसको इंटरेस्ट लेना शुरू करें, आप उसको रियल लाइफ से, इंटरेस्ट कब आएगा, आप उसको रियल लाइफ से जोड़िए। अब जब मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ तो कौन सा अलग बात है भाई, इन्फ्लेशन तो आप अगल बगल देख रहे हैं ना। आपके यहाँ देखिए, आपके यहाँ जो सामान खरीद रहे हैं, आप खुद अपना फ़ोन खरीद रहे हैं, जिस लैपटॉप में या जिस फ़ोन में आप देख रहे होंगे वीडियो, उसका रेट बढ़ गया है। आप इंटरनेट वगैरह से देख रहे हैं, उसका रेट बढ़ गया। अभी देखिए, अभी जियो को शुरू शुरू में क्या हुआ था, जियो कितने का बिक रहा था भाई, 99 रुपये में आते थे एक महीने का पैक, आते थे, है ना, 99 का पैक आते थे, जो एक महीने तक चलता था, और इंटरनेट वगैरह उतना ही 1 1.5 GB 2 GB मिलता था। अभी वर्तमान में क्या है देखो, है वो 99 जो है 300 के आसपास हो चुका है ना। तो ये क्या इंक्रीज, महंगाई बढ़ रही है ना इसमें, तो आप उसको ऐसे ऐड करके देख सकते हैं। तो कोई महंगाई वगैरह जो इन्फ्लेशन है, तो ये इससे जुड़ा हुआ जीडीपी। अब जीडीपी को आपको देखो, आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आपका एग्जांपल देता हूँ, आपके घर से, आपके आपके फैमिली से संबंधित रिलेशन देता हूँ। तो ये बोरिंग तो है ना, कितना इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए आप इंटरेस्ट लेना शुरू करें किसी भी सब्जेक्ट में। मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स कहा जाता है कि बहुत बोरिंग है, बहुत लोगों से मैंने सुना है आए दिनों कि इकोनॉमिक्स जो है सर, आप थोड़ा सा ऐसे पढ़ाई कि इंटरेस्टिंग नहीं होता है, तो बोरिंग होता है। तो आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करें, है ना। इकोनॉमिक्स ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जब इसको समझना शुरू करेंगे, आप देश से, राष्ट्र से, अपने अगल बगल और खुद से जब इसको ऐड करना शुरू करेंगे, इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट से जुड़ना शुरू करेंगे, पॉलिटी से जोड़िए, है ना, और सब्जेक्ट से जोड़िए। तो इसे जोड़िएगा तो क्या होगा, इसमें रिलेशन जब बनाइएगा तो आपको खुद मजा आएगा, इंटरेस्ट आपको बढ़ता जाएगा। अब देश में जो है गरीबी कितनी है, अगल बगल लोग गरीब क्यों है, सोचिए आप इसके बारे में। महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो आप पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है। तभी तो बताएंगे अपने घर वालों को, या घर पर कहीं किसी के बीच बात होगा तब बताएंगे, हाँ देखो महंगाई इसलिए होती है ना। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप बोर ना होए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, या और भी सब्जेक्ट इंटरेस्ट, सारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहें तो। मुद्रास्फीति के प्रकार देख लीजिए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए इसमें अब एक तरह से बांटा गया है कि इन्फ्लेशन कब का कहा जाता है। जैसे कि एक होता है लो इन्फ्लेशन। तो लो इन्फ्लेशन में क्या आता है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आ जाए, जैसे कि महंगाई जो है 2 4% 1% जो है कुछ पल के लिए बढ़ गया, है ना, मतलब 1% हो गया, 2% हो गया, 3% हो गया, मतलब कि डबल डिजिट ना हो। डबल डिजिट मतलब 11 ना हो जाए, 10 ना हो जाए, है ना, 9 से नीचे रहे, 9 या 9 से नीचे रहे, तो इसको लो इन्फ्लेशन के अंतर्गत में मानेंगे। ठीक है, लो इन्फ्लेशन। और उसके बाद होता है सरपट मुद्रास्फीति, एक है जिसको कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसके अंतर्गत जो है डबल डिजिट से ऊपर हो जाता है, 2 अंकीय। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन इस बार जो है 20% बढ़ गया, 30% हो गया, 100% हो गया, है ना। तो ये इस तरह का जो होता है इसको कहते हैं, कहाँ गया, गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं ना, यहाँ तक है ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। और आपको जो अभी मैं बताऊँ एग्जाम्पल दिया था कि जर्मनी के एग्जाम्पल जो दिया था, या वेनेजुएला के एग्जाम्पल दिया था अभी, है ना, कि 36 अरब गुना की इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, है ना। तो उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन सबसे खतरनाक होता है, इसमें चीज़ें सब राष्ट्र बर्बाद हो जाता है, लोग भूखे मरने लगते हैं। इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, सबसे खतरनाक तो ये भी होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अरे डबल डिजिट में जब इन्फ्लेशन आएगा, 100 डबल डिजिट से ऊपर इन्फ्लेशन आएगा, तो आप समझ रहे हैं ना, 100 रुपये का अगर कोई वस्तु है आपको मिले कितने में भाई, 100% का इंक्रीज कर दीजिए, 1000 रुपया, 2000, 3000 में हो जाएगा, समझ रहे हैं। 10,000 का कोई वस्तु है 1 लाख में खरीदिएगा, 2 लाख में, 10 लाख में खरीदेगा, वो औकात, मतलब नौकरी अगर नहीं करे तो किसी की औकात वो ले पाए, मर जाएगा भूखे। अगर खाने की महंगाई बढ़ने लगे, वो ऑयल जैसे कभी इंक्रीज हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कितना महंगा हो जाएगा। अब मान लीजिए 200 में हो जाए, 500 में तेल बिकने लगे, 2000 का तेल, 1 लीटर तेल जो है 2000 का बिके। आटा जो है, जो अभी 200 में 5 किलो मिलता होगा, वो आटा क्या हो कि अब वो जो है 20,000 में मिलेगा। तो समझ रहे हैं क्या होने वाला है, ये हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और उससे भी बदतर तो ये हाइपर इन्फ्लेशन है, इसमें तो सोच के देखिए 36 अरब गुना, समझ रहे हैं ना।
मतलब लोग एक दूसरे को लूटना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे। अब वो उस समय कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं जहाँ पे जब मरने के बाद आ जाती है ना कि भूखे मरने, तो उस समय फिर आइडियलिज्म वगैरह भी खत्म हो जाता है, आदर्शवाद सब समाप्त, और हिंसा और गांधीवाद और भी पहले खत्म हो जाता है ना। जब आपको 10 दिन भूखे रख दिया जाए ना, तो आप चुरा के खाना को आप फिर वहाँ उसको आदर्शवाद नहीं समझ पाएंगे फिर कहीं भी आदर्शवाद दिखेगा नहीं। तो ये हालत है, ये हाइपर इन्फ्लेशन है, सब सिंपल वर्ड है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आ रही है, 2% 4% आ रही है, 5% आ रही है, तो अल्प मुद्रास्फीति कहेंगे, लो इन्फ्लेशन कहा जाएगा। और 2 डिजिट्स या उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रहे हैं तो उसको कहेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन, है ना, सरपट मुद्रास्फीति हिंदी में कहेंगे। और हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे जो कुछ ज़्यादा ही इंटेंस स्थिति हो जाए, है ना, तो उसको कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन, है ना। और उसके बाद देखिए भारत में जो है ना मुद्रास्फीति मापने का 2 तरीके होते हैं ना। एक होता है सीपीआई, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि इसके बारे में समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो अब हम इन्फ्लेशन इन इंडिया के अंतर्गत में जो है भारत सरकार जो है 2 आधारों पर मापती है इन्फ्लेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।